गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7 की संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले भी हमने थोड़ा पढ़ा था, वही निकाल लीजिए जो अपना चल रहा था चैप्टर पार्ट वो ग्रामर का। आप ये वाली पुस्तक निकाल लीजिए, सभी बच्चे निकाल लीजिए। और जो आपके पीछे दे रखा है व्याकरण, वही आपका जो चल रहा था वर्ण और विचार, निकाल लीजिए। ये पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो हमारे पाठ का नाम है वर्ण विचार। क्या है हमारे पाठ का नाम? वर्ण विचार। ये संस्कृत है इसलिए इसमें विसर्ग हो गए। हम हिंदी में भी पढ़े थे वर्ण विचार। तो आपको संस्कृत भाषा का अर्थ बता ही दिया था, किन किन उपसर्ग धातु प्रत्यय से मिलकर बने हैं। व्याकरण का क्या उद्देश्य है, व्याकरण के कितने अंग हैं, ये हमने जान लिया है। इतना तो हमने पीछे पढ़ लिया है। अब फिर हमने पढ़ा था वर्ण। वर्ण भाषा की, हमारे वर्ण क्या है, मतलब छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके हम क्या नहीं कर सकते, टुकड़े नहीं कर सकते। वह हमारे क्या कहलाते हैं? वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्ण या अक्षर कहते हैं, जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। जैसे ये है, इसके क्या टुकड़ों करोगे? नहीं कर सकते हैं। अगर ये लिख दिया हमने तो हम कर सकते हैं। तो ऐसे वर्ण हैं जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, उनको हम वर्ण कहते हैं या अक्षर कहते हैं। यानी वर्ण का दूसरा नाम ही अक्षर है। ये पढ़ा। फिर वर्ण कितने प्रकार के थे ये भी हमने आपको बताते हैं। यानी वर्ण तक पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे स्वर। यानी वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है हमारा व्यंजन। दूसरा क्या होता है हमारा? व्यंजन। तो हमारे वर्ण के 2 भेद है, स्वर और व्यंजन। तो हम पढ़ेंगे आज स्वर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जानते तो सभी हैं। तो टोटल वर्णों की संख्या तो कितनी बताई थी हमने? बताइए। 46। कितनी बताई थी हमने? 46। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? स्वर। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सभी अपनी लाइन का ध्यान रखेंगे, इधर उधर नहीं देखना। स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेने पड़े। क्या है इसमें कि आपको स्वर होते हैं ना अपने ए आ, स्वर क्या होते हैं हमारे? ए आ ई, जो भी है, इनमें क्या है, हमें किसी की भी सहायता लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इनके उच्चारण में हमें किसी वर्ण की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं होती है। हम ना इनकी सहायता लेते हैं। ये खुद ही अपने आप में स्वतंत्र है। उन्हें स्वर या अच कहते हैं। आपको स्वर को हम अच कहते हैं और व्यंजन को हम हल कहते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ ध्यान रखिएगा। स्वर अच होते हैं संस्कृत में और व्यंजन हल होते हैं। तो स्वर में किसी भी वर्ण की क्या नहीं लेनी पड़ती? सहायता नहीं लेनी पड़ती, क्योंकि ये खुद ही अपने आप में स्वतंत्र है। आगे देखिए, शिव सूत्रों के अनुसार अच निम्नलिखित है। यानी आपको अच बताते हैं, तो शिव सूत्र के अनुसार अच निम्नलिखित प्रकार के हैं। अब बता दिया आपको, स्वर को ही अच कहते हैं। आप कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी कि आपको अच क्या है। अच क्या है आपके?
स्वर, स्वर ही आपके अच है और हल आपकी क्या है? व्यंजन। हलंत। फिर है जैसे आपके देखो शिव सूत्रों के अनुसार अच निम्नलिखित है, जैसे आयुण है, आयुण है, लिक है, एवर्ण है, एवोच है, ये आपके अच हैं। ठीक है, कौन कौन से? आयुण है, रिक है, एवर्ण है, एवोच है, ये आपके अच के अनुसार है। स्वरों की संख्या 13 होती है। स्वर कितने हमारे? 13 होते हैं। स्वर कितने होते हैं हमारे? 13 होते हैं, जो निम्नलिखित है। अब आपके हिंदी में री आता है, संस्कृत में एक बड़ा री भी होता है और एक री होता है, दो जुड़ जाते हैं। संस्कृत में आके क्या होता है, आपकी दो चीज़ जुड़ जाती है, एक तो री जुड़ जाता है और एक आपका री जुड़ जाता है। इनको मिला के संस्कृत में 13 होते हैं। ठीक है, आपके औ तक होते हैं, ये दो बीच में आ जाएंगे, ऐसे लेकर और औ तक आपके। ठीक है, औ तक आपके स्वर होते हैं संस्कृत में। ए, आ, ई, उ, ए, ऐ और ये री और री भी आएगा, ओ, औ। ये आपके संस्कृत में ऐसे करके कितने हो जाते हैं? 13 हो जाते हैं। ध्यात्व स्वर के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। अब हम स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। कौन कौन से होते हैं बच्चों? ये मिटा देते हैं, आपको इधर बता देंगे ना। यानी ह्रस्व के भी 3 होते हैं, 3 भेद होते हैं। एक तो होता है आपका ह्रस्व, ठीक है, दूसरा होता है आपका दीर्घ, तीसरा होता है आपका प्लुत। ठीक है, ह्रस्व स्वर वह होते हैं आपके, ह्रस्व स्वर जब आप बोलते हो तो पहले ह्रस्व यानी छोटा, ह्रस्व का मतलब क्या होता है? छोटा या कम समय। दीर्घ का यानी बड़ा। तो ह्रस्व में वह जिनमें आपको कम समय लगेगा, स्वर है जितने भी 13 जिनमें आपको कम समय लगेगा वो ह्रस्व में आ जाएंगे, और ह्रस्व से थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा दुगना, वो दीर्घ में आ जाएंगे, और इससे भी दुगना लगेगा वो प्लुत में आ जाएंगे। यानी कम समय लगेगा वो कौन सा होगा हमारा? ह्रस्व स्वर। दुगना लगेगा वो कौन सा होगा? दीर्घ स्वर। और इससे दुगना लगेगा वो प्लुत स्वर। आप ऐसे भी कह सकते हो ह्रस्व से तिगुना समय लगे वो कौन सा कहलाता है? प्लुत स्वर कहलाता है। अब आपको बताते हैं। अब आप देखिएगा ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? जैसे अ, ई, उ, और मैंने बताया ना संस्कृत में 2 री होती है, एक छोटी और एक बड़ी होती है। तो एक छोटी और एक बड़ी होती है, तो ये छोटा वाला है, फिर आपका री भी छोटे ह्रस्व में ही आता है। तो ह्रस्व स्वर ये हो गए ए, ई, उ, री। कौन कौन से हैं बोलिए? फिर है आपका दीर्घ, फिर आपके आते हैं दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर में, अब दीर्घ स्वर में इसमें कम समय लगा ना, आपने बोला, बोल के देखिए आप खुद भी, ए, ई, उ, री बोल दिया, थोड़ा कम समय लगा। अब आप वैसे ही दीर्घ के बोलिए, देखिएगा आ, लगा ना समय, आ,
बोला, थोड़ा दुगनी हुई इससे ध्वनि हमारी आवाज़। फिर आपकी आएगी दीर्घ ई। क्या है हमारी? दीर्घ ई। फिर है ऊ, दीर्घ ऊ, ये आपका दीर्घ ऊ। फिर वैसे ही आपके ए आई, और इसमें री भी आएगा, री भी आएगा, इसमें बड़ा वाला री भी आएगा। री, ए, आई, ओ, आउ। ये क्या है? आपके दीर्घ स्वर है। अब इनको आप इनके अपेक्षा इनको बोलेंगे तो आपका दुगना समय लगता है। अब आप खुद भी बोल के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका आपका दुगना समय लग रहा है। आ, दीर्घी, दीर्घू, दीर्घ री, ए, आई, ओ, औ, ऐसे हमारा समय लगा। फिर आपका चलिए प्लुत स्वर। इसमें आपका तिगुना समय लगता है। प्लुत स्वर, इसमें आपका तिगना समय लगता है। जैसे आपका ये वाला चिन्ह होता है ना बीच में, जैसे ओम बोलते हो आप, और ऐसे कोएपी, कोएपी भी लिखते हैं ना हमें, कोएपी ऐसे लिखते हैं। अरे देखो, और राम भी लिखते हैं ऐसे, ओम। ये तो ये वाला जो चिन्ह होता है आपका, ये प्लुत स्वर होता है। अब आप ये बोले ए, बड़ा जल्दी बोल दिया हमने। दीर्घ बोला आ, थोड़ा समय लगा। अब बोले आप ओम, कितना समय लगा? इनसे सबसे ज़्यादा समय लगा, इससे दुगना लगा, इससे तिगना समय लगा, ओम। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब ये आपको समझा दिया, अब पढ़ते हैं। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता हो, अर्थात कम से कम समय लगे, वह ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये 5 होते हैं। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं हमारे? 5, ए, ई, उ, री, री। फिर आप देख लीजिए दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में 2 मात्राओं जितना समय लगता हो, अर्थात जिनके उच्चारण में मूल स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये कितने होते हैं? 8। ये कितने होते थे? 5, जो आपके सामने लिख दिए हैं। दोबारा बोलें, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। अब आपका है प्लुत स्वर। कौन सा है आपका? प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर भी अधिक समय लगता है ना? स्वरों से भी अधिक समय लगता है, यानी दीर्घ से भी अधिक लगा, इससे तो खैर अधिक होगा ही, इससे अधिक इसका लगा, इससे भी अधिक उसमें लगा है, तो समय लगता है, वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। समझ में आया? इसका प्रयोग अधिकतर वैदिक संस्कृत में होता है। हाँ, वैदिक संस्कृत में ही होता है। जैसे ऐसे वैदिक संस्कृत में मिलेंगे, अपने संस्कृत में ही मिलते हैं, ऐसे हिंदी में तो कोई आते नहीं आते, वैसे वैदिक संस्कृत में ज़्यादा होता है इसका। प्लुत का ज्ञान कराने के लिए आगे ओ अंग लिख देते हैं, यानी थ्रीसा जैसे ऐसे बनाते ना हम, दूसरी हिंदी वाले अंक होते हैं ऐसे, ऐसे वाला चिन्ह होता है, जो आप जानते हो वाले अंक ऐसे होता है, तो वहाँ ऐसे आते ही आप पहचान जाइएगा कि ये कौन सा चिन्ह है, प्लुत है। आप ऐसे हिंदी में अंक भी है और वैसे चिन्ह भी है। ये लिख देते हैं, जैसे ओम, राम, तो ये वाला वैदिक संस्कृत में अगर हम लिखेंगे राम, तो हम हिंदी में तो हम ऐसे लिख ही देते हैं राम। अगर आप वैदिक संस्कृत में लिखोगे तो राम, क्योंकि इसमें ऐसी ध्वनि आती है। तो
तो ठीक है, आज हमने स्वर के बारे में पढ़ा, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ये आपको याद भी करने हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे वर्ण की परिभाषा, फिर स्वर की परिभाषा, स्वर के कितने भेद हैं, वर्ण हमारे कितने हैं, ये आपको सब कुछ याद करना है। तो बच्चों आप अपनी डायरी निकाल लीजिए और डायरी नोट कीजिए। संस्कृत व्याकरण क्या है आपका पाठ 1 है ना। ये जो स्वर है ये आपको जितने भी कितने भी प्रकार के हैं, ये सब परिभाषा, ये सब आपको याद करने हैं, याद कीजिए। जितना पढ़ाया है आपको वो याद करना है। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, इसकी परिभाषा, और प्रकार के भी परिभाषा, और कौन कौन से होते हैं, जैसे ह्रस्व में ये होते हैं, दीर्घ में वो होते हैं, ये सब कुछ आपको करना है। ठीक है, आगे फिर कल पढ़ते हैं।